वहां से गुजरते हुए उसने इस लाश को देखा। लगता है इसके सिर पे पत्थर से वार किया गया। सर फेस पे इतना खून है जिससे इसकी पहचान नहीं हो पा रही, और इसके पास ऐसा कोई सामान भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पूछताछ जारी रखो, शायद कोई लीड मिले। सर पूर्णिमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे आर्या अगर ऑटिस्टिक है तो क्या उसे जीने का हक नहीं? देखो टेडी बेयर, हम लोग इसके साथ खेलेंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे और आर्या के मर जाने से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? गिरीश, मैंने तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी। हमारी आर्या ऑटिस्टिक पैदा हुई और अब एंड फॉर गॉड से अब दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। आर्या एक ऑटिस्टिक चाइल्ड थी। ऑटिज्म एक ऐसी न्यूरो प्रॉब्लम है जिसका आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये होती क्यों है। ऑटिज्म के शिकार लगभग 50% बच्चे अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना तक नहीं सीख पाते। आर्या की स्थिति भी ऐसी ही थी और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी इसी कमी की वजह से उसकी मां पूर्णिमा ने उसकी जान तक लेने की कोशिश की। लेकिन पूर्णिमा को किस्मत ने अपनी भूल सुधारने का मौका दिया। लेकिन इस घटना का उस आदमी की हत्या से क्या कनेक्शन था जिसकी लाश पुलिस को दहीसर के डंपिंग ग्राउंड से मिली थी? सर, जिस आदमी की लाश हमें दहीसर डंपिंग ग्राउंड में मिली उसका नाम बलदेव है। थाने और पालघर डिस्ट्रिक्ट में किडनैपिंग और गुंडागर्दी के कई केसेस में वो वांटेड है। अगर बलदेव खुद एक क्रिमिनल था तो फिर बलदेव का मर्डर किसने किया होगा? सर, क्राइम सीन पे तो कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन खबरों से पता चला है कि बलदेव की मुन्ना नाम के किसी गैंग से दुश्मनी थी। मुन्ना भी अंडरग्राउंड है, हो सकता है मुन्ना ने उसका मर्डर किया हो। वांटेड क्रिमिनल बलदेव का मर्डर केस 6 महीने पहले इन्हीं सवालों के साथ बैकलॉग में चला गया था और पुलिस तब इस राज से भी अनजान थी कि उसी दौरान पूर्णिमा ने अपनी ऑटिस्टिक बेटी आर्या को जान से मारने की कोशिश भी की थी। लेकिन 6 महीने बाद मौजूदा वक्त में अब कुछ ऐसा होने वाला था जो आर्या की नियति तय करने वाला था। अरे रे, कौन है? ये कौन है? अरे भैया, उठो! अरे उठो! आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा मरते मरते बचा है। पूरे 7 टाके आए हैं इसके सर में। देखिए आर्या ने जो भी किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आपके बेटे के इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा सब मैं दूंगा, बस आप शांत हो जाइए। पहले आप अपनी बेटी को शांत कीजिए। पूरी सोसाइटी के बच्चे डरने लगे हैं उससे। या तो उसे किसी हॉस्टल में भेजो या फिर अपने घर में बंद करके रखो, समझे? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चल बेटा। अरे रुको! अरे रुको! आर्या, बेटा बेटा तुझे डांट के हमें भी अच्छा नहीं लगता ना, पर देखना तूने क्या किया। गिरीश, इसको बोल के कुछ फायदा है क्या? तुम जानते हो ना ये कुछ नहीं समझती। किसका फोन है? वैसे ऑफिस से था। ऐसे चलाते गाड़ी, ऐसे चलाते। तुम ठीक हो? हाँ? Thank you so much. पूर्णिमा, तुम्हें पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में तुम्हें इसके पीछे दौड़ना पड़ा। अरे फिर से लापरवाही क्यों कर रही हो? इसको मार्केट लेके नहीं जाना चाहिए था। तुम जानते हो ना कि अगर आर्या को बाहर घुमाने ना ले जाओ तो वो घर में तोड़फोड़ शुरू कर देती है। मुझे लगता है कि अब आर्या को ऑटिस्टिक बच्चों के स्कूल हॉस्टल में भेज देना चाहिए। पैसे का इंतजाम हो गया है, मुझे 4 लाख का इंसेंटिव भी मिला है, सो वी विल मैनेज। गिरीश, आर्या हमारे बगैर कैसे रह पाएगी?
उसके फ्यूचर के लिए जरूरी है। वैसे भी इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना। आर्या की किसी शरारत की वजह से तुम्हें कोई हार्म हुआ तो। तेरी मैडम फिर से पेट से है बेचारी, उस पगली के चक्कर में फिर से बच्चा गिरेगा उसका। अरे नहीं नहीं, मेरा साहब है ना, इस पर उसने अलग ही प्लानिंग करके रखी है। मेरे साहब को ना 4 लाख रुपए मिले हैं इनाम में ऑफिस से। उस पैसे से वो अपनी बेटी को हॉस्टल भेजने की सोच रहा है। हेलो हेलो पूर्णिमा। अच्छा पूर्णिमा, एक बात सुनो, तुम आर्या को साथ लेकर तो नहीं जा रही हो ना? नहीं नहीं, मैंने राधा को कहा है आर्य के साथ रुकने को। ऑटो! ऐसे चलाते गाड़ी, ऐसे चलाते। अंकल कैसे हैं आप? बेटी ठीक है तुम्हारी? हाँ अंकल ठीक है। अब तुम्हें पता है ये धीरज दर्शन बिल्डिंग कहाँ पर है? धीरज दर्शन, अब आप वो देखो वहां जाओगे ना तो फर्स्ट राइट लोगे। शुक्रिया बेटा। बेटा तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद अंकल? मेरी जान पहचान के एक फकीर बाबा है, बाबा फकीरुद्दीन। तुम अपनी बेटी को उनके पास लेके जाओ, उनके चमत्कार से वो जरूर ठीक हो जाएगी। हेलो गिरीश, गिरीश आर्या। पूर्णिमा, क्या हुआ आर्या को? जब मैं क्लिनिक से वापस आई तो दरवाजा खुला था, सारा सामान फैला हुआ है और आर्या भी कहीं नहीं थी। कैश और ज्वेलरी सब गायब है और राधा का फोन भी नहीं लग रहा। व्हाट? गिरीश तुम जल्दी आ जाओ, मुझे आर्या की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कहाँ के साल में होगी मेरी बच्ची। गिरीश, राधा के साथ साथ चंदन भी गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ये चंदन कौन है और आपका परिचय? सर, ये हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरी मिस्टर प्रजापति, और चंदन हमारी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। सर, जब से ये लोग आपसे मिलने गए हैं तभी से मैं चंदन को ढूंढ रहा हूँ, और जिस एजेंसी के थ्रू हमने उसे अपॉइंट किया था मैंने उन्हें भी इसके बारे में बता दिया। प्रिया, चंदन और उसकी एजेंसी की डिटेल्स ले लो, जहां जहां भी सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो। सर चलो चलिए। आपका फ्लैट कौन से फ्लोर पे है? सर, 3rd फ्लोर पर। दिखाइए। एक मिनट। हाँ चंदे बोलो। सर, आर्या की मेड राधा अभी तक अपने घर नहीं पहुंची। पता चला है वो अपनी मौसी के साथ यहाँ रहती थी, और मौसी ने बताया कि उन्हें भी नहीं पता कि राधा इस वक्त कहाँ पे होगी। मेड के साथ साथ बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का भी फोन बंद है। उस गार्ड और उसकी एजेंसी की डिटेल्स में तुम्हें मैसेज करवाता हूँ, उसके बारे में भी पता करो। और हाँ, एक कांस्टेबल को राधा के घर के बाहर रुकने को बोलो। ओके सर। चलिए, वैसे क्या क्या सामान चोरी हो गया? सर, लॉकर में 4-4.25 लाख कैश था और 2-2.5 लाख के गहने थे। लेकिन एक बात बताइए, आपकी मेड राधा और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड चंदन का फोन एक साथ बंद हुआ, चक्कर क्या है? सर, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें तो राधा पर पूरा ट्रस्ट था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि राधा ऐसे कुछ कर सकती है। सर, अगर मेरी बच्ची नॉर्मल होती ना तो मैं उसे जरूर अपने साथ क्लिनिक ले जाती, लेकिन आर्या, अरे बेटा सुनो ना, देखो सर, आर्या को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता था। अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो मैं उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाती। सर, सुबह 11 बजे से इस बिल्डिंग के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि सारे सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डर्स बंद किए गए थे। मिस्टर प्रजापति, आप इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। आप सुबह से इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड चंदन को ढूंढते रह गए। आपने ये नहीं देखा कि सीसीटीवी के रिकॉर्डर्स बंद हैं? नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया। जरूर उस चंदन ने ही रिकॉर्डर बंद किया होगा, इसलिए उसका फोन भी बंद आ रहा है।
सर जो फुटेज अवेलेबल है करीब 11 बजे से पहले आर्या की मां को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा गया और रिकॉर्डर बंद होने के ठीक 2 मिनट पहले ये गार्ड अंदर गया। शायद इसी गार्ड ने ये रिकॉर्डर पर्पसली बंद किया है। लेकिन प्रिया समझना यह भी होगा कि इस गार्ड ने और मेड राधा ने मिलकर सिर्फ चोरी की है या मामला कुछ और ही है, और आर्या को गायब करने के पीछे इनका क्या मकसद होगा? बोलो शिंदे। सर, आर्या के बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड चंदन यूपी का रहने वाला है। उसका नेटिव एड्रेस बनारस के बेनीपुर गांव का है और आजकल वो मुंबई में मीरा रोड में किसी उस्मान चौल में रहता है। ठीक है। साहब चंदन ड्यूटी भी गया तो अपना बैग भी पैक करके ले गया साहब। कुछ बता के गया था क्या कांड करने वाला है आज वो? साहब इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ उसका राधा के साथ चक्कर जरूर चल रहा था सर। राधा और चंदन दोनों चोरी करके फरार हैं। राधा जिनके घर में काम करती थी उनकी बेटी भी गायब है। तुम दोनों को वाकई नहीं पता कि वो कहाँ है या कुछ छुपा रहे हो हमसे? साहब इस बारे में सच्ची हमें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूं। अरे नहीं आ सकता तुमसे मिलने। किससे बात कर रहे थे? एक दोस्त का कॉल था। अच्छा गिरीश, इस एल्बम में से आर्या का एक फोटो गायब है, तुम्हें पता है कि कहाँ है? आर्या गायब हो गई है पूर्णिमा, और तुम आर्या के फोटो को लेकर परेशान हो। तुम्हें आर्या की कोई परवाह वरवा है भी या बस? गिरीश, तुम भूल रहे हो कि आर्या के साथ साथ मैं भी मरना चाहती थी। हाँ, और राधा ने तुम्हें ये सब करने से रोका था। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राधा एकदम से बदल गई? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जिस दिन आर्या गायब हुई तुम आर्या और राधा के साथ किसी बाबा के पास जाने की बात कर रही थी। गिरीश, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? मैं आर्या को दिखाने के साथ साथ उनसे ये भी पूछ लूंगी कि हमारा आने वाला बच्चा भी आर्या के जैसे होगा या नहीं। पूर्णिमा, इस अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ो। तुम डॉक्टर के पास जा रही हो ना, बस वहीं जाओ। गिरीश, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं उस बाबा से मिलने गई थी? क्योंकि अगर तुम वहां नहीं गई तो राधा आर्या को लेकर गायब क्यों हुई? गायब तो घर से जेवर और कैश भी है और वो सिक्योरिटी गार्ड भी। गिरीश, गिरीश तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं अपने बच्चे को, तुम क्या बोल रहे हो? जो औरत आर्या को मारने की कोशिश कर सकती, अपने कोख में पड़ रहे बच्चे को गिराने की कोशिश कर सकती है, वो तो कुछ भी। ये बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड चंदन यूपी का रहने वाला है। यूपी पुलिस को राधा, चंदन और आर्या तीनों की डिटेल्स भेजो। मुंबई से बाहर जाने वाले सभी रास्ते, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सभी पे अलर्ट कर दो। राधा और चंदन का मोबाइल नंबर और फोन का IMEI नंबर भी ट्रेस करने की कोशिश करो। यस सर। आर्या के साथ क्या हुआ होगा, इसका पता लगाने के लिए एक तरफ राधा और चंदन की तलाश की जा रही थी और आर्या की रेजिडेंशियल सोसाइटी में और आसपास में पूछताछ की जा रही थी। पुलिस जब राधा की मौसी से मिली तो सामने आया राधा और चंदन का अफेयर। लेकिन आर्या के घर चोरी करने के साथ साथ उनका आर्या को गायब करने का मकसद क्या था? सर, राधा और चंदन की कॉल रिकॉर्ड से साफ है कि उन दोनों का अफेयर था। राधा और चंदन अगर आर्या के घर से चोरी करके भागे तो जाहिर सी बात है वो आर्या को अपने साथ फिरौती के लिए तो लेके गए नहीं होंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो ऐसी लड़की को अपने साथ लेके कैसे गए होंगे जिस पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। सर, उस दिन जो कुछ भी हुआ सीसीटीवी कैमरा में फुटेज कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि रिकॉर्डर बंद किया गया था। और आर्या के बिल्डिंग और उसकी सोसाइटी के आसपास पूछताछ करने के बाद भी राधा, चंदन और आर्या को विटनेस करने वाला कोई भी सामने नहीं आया। और सर, ना ही यूपी पुलिस ना कहीं और से इन तीनों के बारे में कोई भी लीड मिला है। हो सकता है प्रिया ये दोनों मुंबई में ही कहीं छुपे हों। लॉजेस और गेस्ट हाउसेज में पूछताछ करो, हो सकता है कुछ पता चले। सर, जो औरत आर्या को मारने की कोशिश कर सकती है, अपने कोख में पड़ रहे बच्चे को गिराने की कोशिश कर सकती है, वो तो कुछ भी।
सबसे अनजान पुलिस को मेड राधा और सिक्योरिटी गार्ड चंदन के एक लॉज में छिपे होने का पता चला। एक्सक्यूज मी, ये तीनों इसी लॉज में ठहरे हैं? लेकिन सर ये बच्ची यहां पर नहीं है। ये दोनों कितने नंबर रूम में ठहरे हैं? 202। पाटिल, लेके चलो सर। मोनिशा, लेके चलो सर। कि हमने चोरी की, लेकिन आर्या का ही हमें नहीं पता साहब। पता नहीं है आर्या को किसी को बेच दिया तुम लोगों ने? बोलो। नहीं साहब, हमारा प्लान सिर्फ चोरी का था। जब मेरे को पता चला कि मेरे साहब के पास खूब पैसा है, तो चंदन ने मेरे को बोला। तेरे साहब को 4 लाख मिला, लेकिन कभी उन्होंने 40 रुपए भी बढ़ा के दिए? अरे मेरा क्या है, मेरे को जो मिलता है ना वो भी मेरी मौसी हड़प लेती है। देख, तू अपनी मौसी से परेशान, मैं इधर ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से परेशान। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके ना तुम्हारे सबका घर साफ करके भाग जाते हैं। लाइफ सेट हो जाएगी हम दोनों की। उस दिन जब मैडम आर्या को मेरे पास छोड़ के गई, तब मैंने चंदन को फोन किया। हाँ चंदन, जल्दी से आ जाओ, मैडम घर पे नहीं है। साहब, जैसे ही मैडम बिल्डिंग से निकली, मैं भाग के सीसीटीवी रूम में गया और रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। फिर उनके फ्लैट पे गया था। पैसे लेके वहां से भाग गए। आर्या के साथ क्या हुआ ये हम लोगों को नहीं पता। हम लोग उसको घर पे ही छोड़ के गए थे। ये भी तो हो सकता है कि चोरी के दौरान तुम्हारे हाथों आर्या का मर्डर हो गया हो, बाद में उसकी लाश ठिकाने लगा दी हो तुम लोगों ने। हमारे यहाँ तो मर्डर नहीं हुआ है उसका। प्रिया, ये ऐसे नहीं बोलेंगे, खातिरदारी करो इनकी। बहुत जल्दी बोल। मैडम विश्वास करो हमारा, हमने आर्या को नहीं मारा। तो फिर क्या किया आर्या के साथ? साहब, आर्या से तो सिर्फ खुद के माँ बाप परेशान थे, नफरत करते थे उससे। आर्या के कारण मैडम पे एक बार बच्चा गिर गया था। बच्चा गिर गया था, लेकिन तुम्हारी मैडम तो प्रेग्नेंट है। साहब, वो दोबारा हुई है। 8 महीने पहले भी आर्या के कारण मैडम का बच्चा गिर गया था। तेरे हुक्म की वजह से हमें जिंदगी में कोई भी सुख नसीब नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि जब तुम्हें बोला था ना अपना ध्यान रखो, लेकिन कम तो तुम भी नहीं। तू बोल रही है 6 महीने पहले पूर्णिमा ने आर्या के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन गायब तो सिर्फ आर्या ही है। मेरे को लगा कि मैडम आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन हो सकता है कि मेरे को गलत लगा हो और मैडम सिर्फ आर्या को धक्का देना चाहती हो। सब मैं मानती हूँ कि 6 महीने पहले मैंने आर्या के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन राधा तो ये भी बोल रही थी कि तुमने उस वक्त आर्या को ही मारने की कोशिश की थी। नहीं सर, मैं खुद आर्या के साथ आत्महत्या करना चाहती थी। तो अब उसे मार दिया? सर, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैं अपनी बच्ची को क्यों मारूंगी सर? लेकिन 6 महीने पहले तो अपनी बेटी आर्या को मारने की कोशिश की ही थी ना आपने। अब साथ में खुद मर रही थी या उसे मार रही थी, इस बात का कोई सबूत तो नहीं है ना। आप उस राधा के कहने पर हम पर शक कर रहे हैं? अरे झूठ बोल रहे हैं वो दोनों। आप उनसे सख्ती से पूछिए कि उन्होंने आर्या के साथ क्या किया है। उनकी छोड़ो, पहले अपनी बताओ। तुम अपनी बीवी को बचा रहे हो या उसके साथ शामिल हो इस प्लानिंग में? कोई प्लानिंग नहीं की थी सर। 6 महीने पहले मैंने जो गलती की थी उसका सबक मुझे तभी मिल गया था। सर, मैं और गिरीश आर्या से बहुत प्यार करते हैं। अब प्लीज हम पर ऐसे आरोप मत लगाइए। चलो माना कि तुमने आर्या के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन राधा और चंदन के अलावा और कौन हो सकता है जो आर्या को हानि पहुंचा सकता है? पहले आप अपनी बेटी को शांत कीजिए। पूरी सोसाइटी के बच्चे डरने लगे हैं उससे। या तो उसे किसी हॉस्टल में भेजो या फिर अपने घर में बंद करके रखो, समझे? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आर्या ने तुम्हारे सोसाइटी के सेक्रेटरी की बेटे का सर फोड़ा, इसलिए उसने उसको गायब कर दिया? लेकिन पहले वो हमेशा आकर कर देखा करता था, लेकिन आर्या के गायब होने के बाद जिस तरह से वो सिंपैथी दिखा रहा है ना, मुझे शक हो रहा है उस पर। सर, गिरीश का दिमाग खराब हो गया है। माना कि उसकी बेटी की वजह से मेरे बेटे को बहुत चोट पहुंची है,
लेकिन मैं ऐसा गया गुजरा आदमी नहीं हूं कि उस मासूम के साथ ऐसा कुछ करूंगा। लेकिन जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन आप बिल्डिंग में ही थे। आपके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी के रिकॉर्डर बंद करके चला जाता है और क्या आपके कानों पर जू तक नहीं रेंगती? सर आप बेकार में मुझ पे शक कर रहे हैं। गिरीश मेरा नाम लेकर जबरदस्ती मुझसे अपनी चिढ़ निकालना चाहता है। राधा के उस बयान की पुष्टि पूर्णिमा द्वारा कर दी गई थी जिसमें पूर्णिमा ने माना था कि उसने 6 महीने पहले आर्या के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन उसने आर्या के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी या फिर सिर्फ आर्या को मारने की कोशिश की थी, यह सवाल अब भी बना हुआ था। पूर्णिमा की सफाई और गिरीश द्वारा सोसाइटी सेक्रेटरी प्रजापति पर शक जताने के बाद आर्या मिसिंग केस में एक के बाद एक कई सस्पेक्ट नजर आ रहे थे, लेकिन आर्या किस अपराध का शिकार हुई थी यह अब तक रहस्य बना हुआ था और बहुत जल्द इस केस में एक नया एंगल सामने आया। सर मैंने आर्या के पेरेंट्स गिरीश और पूर्णिमा की एलिबाई चेक की। जब आर्या गायब हुई तो गिरीश अपने ऑफिस में था और पूर्णिमा क्लिनिक में। सर गिरीश के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 6 महीने से उसकी कोई सुमन नखवा नाम की औरत से बातें चल रही है। कौन है ये सुमन नकवा? सर सुमन का ना तो गिरीश के ऑफिस से कोई कनेक्शन है और ना ही वो उसके रिलेशन में आती है। सर उसका नंबर खार डांडा एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर एक और बात पता चली है, 10 साल पहले तक गिरीश के फादर के नाम खार डांडा में एक चौल हुआ करती थी। इस सुमन नकवा के बारे में पहले अच्छी तरह से जानकारी हासिल करो, फिर इस गिरीश से मिलते हैं। यस सर। नानू अब देखना 6 ही आएगा। अरे यार कोई बात नहीं बेटा, तेरी चाल कैंसिल। चल तुझे एक मौका और, चल। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती पापा, और यही सीख आपको शुभम को भी सिखानी चाहिए। तू जा अंदर, मुझे तुम्हारे नानू से कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहती है, लेकिन बेटा एक बात मत भूल, जिंदगी ने तुझे और शुभम को जो मौका दिया है, मुझे वो एहसान उतारना ही पड़ेगा। पूर्णिमा कहाँ जा रही हो तुम? 12 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है हमारा। जानती हूँ, 11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन चाह कहाँ रही हो? वापस आकर बताती हूँ। सुमन। हेलो 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 गिरीश, गिरीश वो मुझे जान से मार देगा गिरीश। अरे सरे दरवाजा खोलना है। प्लीज मुझे आके ले जाओ यहाँ से प्लीज। मेरा दम घुटने लगा है गिरीश। सर ये सुमन का फोटो है। सर मैंने सुमन और गिरीश के बारे में कुछ बातें पता की है। 10 साल पहले सुमन और गिरीश का अफेयर था, लेकिन गिरीश की शादी पूर्णिमा से और सुमन की शादी बाबू नखवा से हो गई थी। कॉल रिकॉर्ड से साफ जाहिर है कि फिलहाल इनके बीच में लगातार पिछले 6 महीने से बातें चल रही है। माना कि ये दोनों पिछले 6 महीने से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रिया इस बात का आर्या के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? ऐसा करते हैं, गिरीश की वाइफ पूर्णिमा से मिलते हैं, उससे सुमन और गिरीश के बारे में बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। सर मैं भी कई घंटों से पूर्णिमा का वेट कर रहा हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। सर पूर्णिमा मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो आसपास किसी ने भी पूर्णिमा के साथ किसी को नहीं देखा। लेकिन प्रिया एक बात समझ में नहीं आई, पूर्णिमा अपने घर से इतनी दूर इस सुनसान जगह पर आई क्यों होगी? सर गिरीश ने तो बोला कि पूर्णिमा ने उसे कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि गिरीश को पता था पूर्णिमा यहाँ आने वाली है। सर शायद आर्या का गायब होना और पूर्णिमा के मर्डर का कनेक्शन दोनों गिरीश और सुमन के लव अफेयर से जुड़ा हुआ है। ये गिरीश और सुमन दोनों को थाने लेकर आओ। यस सर। क्या? पूर्णिमा का मर्डर? पूर्णिमा ही नहीं, हमें तो लगता है अब आर्या का भी मर्डर हो चुका है। सर ये आप क्या? हैरान मत हो, सीधी तरह से ये बताओ कि अपनी बेटी और बीवी को रास्ते से हटाने के लिए किसको हायर किया?
सर क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं अपनी पत्नी और बच्ची का मर्डर क्यों करवाऊंगा? सुमन को पाने के लिए। चुप रहने में कोई फायदा नहीं है सुमन। हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा और गिरीश का अफेयर था अपनी अपनी शादियों से पहले ही। सिर्फ अफेयर नहीं था मैडम, मैंने और गिरीश ने एक दूसरे से शादी भी की थी। सुमन का भाई राघव हमारे रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि मेरी जात अलग थी। क्योंकि 10 साल पहले मैंने और सुमन ने भागकर शादी कर ली, लेकिन सुमन के भाई ने हमें ढूंढ निकाला। उसके बाद मेरे भाई ने मेरी शादी जबरदस्ती हमारे पड़ोसी बाबू से करवा दी। उसके बाद मैं और मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर गए थे। सुमन के भाई की वजह से हमें खारदांडा भी छोड़ना पड़ा। फिर उसके कुछ समय बाद मेरे फादर ने मेरी शादी पूर्णिमा से करवा दी। पिछले 10 साल से मैं अपने शराबी पति के जुल्म सह रही हूँ। उसके मार खा के भी उसके लिए कमाना पड़ता है मुझे। मैं सेल्स गर्ल हूँ, ऑफिस जाके प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। इसी सिलसिले में 6 महीने पहले मेरी दोबारा गिरीश से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद मेरी और गिरीश से अक्सर मुलाकातें होती थी। सर मेरी बुजदिली की वजह से ही सुमन ने ये दिन देखे। मैं अपने गिल्ट में सुमन के साथ अपने दुख दर्द बांटने लगा और फिर पता ही नहीं चला कि कब धीरे धीरे हम लोग फिर से करीब आ गए। उस दिन के बाद मैंने सुमन को अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन सुमन ने मुझे फोन करना नहीं छोड़ा। मैं मानता हूं सर मैंने सुमन के साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन मैंने कभी सपने में भी अपनी पत्नी पूर्णिमा और आर्या को छोड़ने का नहीं सोचा। और आप कह रहे हैं कि मैंने उन दोनों का मर्डर किया? तुमने नहीं मरवाया तो हो सकता है सुमन ने पूर्णिमा को मरवाया हो। हाँ ये सच है कि मैं गिरीश को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी, लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं किया। हाँ ये सच है कि मैं गिरीश को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी, लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं किया। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि सुमन ऐसा कर सकती है। तुमने नहीं ऐसा किया, सुमन ने नहीं ऐसा किया, तो फिर कौन है जिसने आर्या को गायब किया और बाद में पूर्णिमा का मर्डर कर दिया? सर मुझे लगता है काम किसी और ने करवाया है। सर एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। कैसी बात? सर कुछ दिन पहले आर्या की जान एक आदमी ने बचाई थी। उसके बाद पूर्णिमा अक्सर उस आदमी से बात करने लगी थी, और जिस दिन आर्या के गायब होने की खबर आई उस दिन तो पूर्णिमा आर्या को लेकर उस आदमी के साथ किसी बाबा से मिलने जाने वाली थी। कौन सा आदमी, कौन सा बाबा? सर मैंने आज तक ना उस बाबा को देखा है ना उस आदमी को। पूर्णिमा मुझे उस आदमी के बारे में अक्सर बताती थी। सर मुझे लगता है कि उस दिन भी पूर्णिमा उसी आदमी से मिलने गई होगी। देखो गिरीश, और कहानी नहीं। अब मैं कहानी नहीं बना रहा हूं सर, पर मुझे इतना पता है कि पूर्णिमा उस आदमी को अंकल कहकर बुलाती थी। पुलिस ने जब गिरीश के बयान की पुष्टि की तो पूर्णिमा के उस बुजुर्ग के साथ में देखे जाने के बयान सामने आए और फिर उस अनजान शख्स का स्केच बनवाया गया। सर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। सर ये फोटो स्केच के साथ मैच कर रही है। सर ये विनोबा है, बलदेव का ससुर। वही बलदेव जिसकी लाश हमें 6 महीने पहले दहीसर डंपिंग ग्राउंड में मिली थी। सर बलदेव मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने इनसे पूछताछ की थी। बलदेव एक वांटेड क्रिमिनल था जिसके मर्डर का केस 6 महीने से बैकलॉग में था। पूर्णिमा से मिलने का क्या राज था? बलदेव के मर्डर का कनेक्शन बहुत जल्द आर्या और पूर्णिमा के केस से भी जुड़ने वाला था। हाँ प्रिया बोलो। सर विनोबा के घर पे ताला लगा हुआ है। आसपास पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि विनोबा, उसकी बेटी और उसका नवासा तीनों पूर्णिमा के मर्डर के बाद ही यहाँ से गए हैं। ये आर्या के गायब होने और पूर्णिमा के मर्डर से इस विनोबा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है, तभी उसका फोन बंद आ रहा है। फौरन इस विनोबा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता लगाने की कोशिश करो कि इस वक्त वो हो कहां सकता है। सर
पुलिस ने विनोबा की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही विनोबा से जुड़ा एक और राज सामने आया। सर, विनोबा की कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए तो ये सामने आया कि विनोबा और सुमन के भाई राघव के बीच में रेगुलरली बातें होती थी। सर, एक और बात पता चली है, राघव और विनोबा बहुत साल पहले एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। सुमन के भाई राघव और विनोबा का कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने राघव को पूछताछ के लिए तलब किया। देखो मैडम, मैं मानता हूं कि मैं विनोबा को फोन करता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। ज्यादा शाना मत बन, विनोबा पकड़ा जा चुका है। साहब, मैंने जो कुछ भी किया राघव के कहने पर ही किया। 6 महीने पहले मैंने तेरे पे एहसान किया था काका, अब तेरी बारी है उसे चुकाने की। तो मैंने अपनी जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी और तुम मुझसे खून करने के लिए कह रहे हैं? कर तो मैं भी सकता हूँ काका, पर क्या है ना कि मेरी बहन है, इसलिए मेरे पे शक जाएगा और करना तो पड़ेगा ही। तेरी नवासी और तेरी बेटी के लिए मैंने भी तेरे दामाद को मारा था। तो बलदेव की हत्या राघव ने की थी? बलदेव ने मेरी बेटी और नवासी की जिंदगी नरक बना रखी थी। वो पैसों की खातिर उनको बेचना चाहता था। अगर राघव बलदेव को ना मारता तो आज रश्मि और शुभम न जाने कहाँ होते। बलदेव के मर्डर के बदले मैं विनोबा से गिरीश की बेटी और बीवी को मरवाना चाहता था, ताकि सुमन और गिरीश फिर से एक हो सके। 10 साल पहले तूने ही उनको अलग किया था और अब वापस उनको। मैं अपनी वही गलती सुधारना चाहता था, क्योंकि सुमन मुझे हमेशा कोसती थी। राखी के तोहफे तो ले आए, बट तेरे जैसे भाई को राखी बांध के मुझे मिला क्या? गिरीश से अलग करके एक बेवड़े से शादी करवा दी तूने मेरी। इनका क्या करूं मैं? क्या करूं? मैं चाह के भी सुमन की जिंदगी सुधार नहीं सका। फिर मुझे एक दिन पता चला कि गिरीश और सुमन आपस में फिर से मिलने लगे हैं। मुझे लगा कि अगर मैं गिरीश की बेटी और बीवी को मार दूंगा तो गिरीश सुमन को फिर से अपना लेगा। मैंने राघव को मर्डर करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके कहने पर मैं आर्य और पूर्णिमा को उसके पास ले जाने का प्लान बनाया। मेरी जान पहचान के एक फकीर बाबा है, बाबा फकीरुद्दीन। तुम अपनी बेटी को उनके पास लेके जाओ, उनके चमत्कार से वो जरूर ठीक हो जाएगी। पूर्णिमा मेरे साथ चलने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके पति ने उसे मना कर दिया था। पूर्णिमा के जाने के बाद मैंने देखा कि आर्य की नौकरानी उनकी बिल्डिंग के गार्ड के साथ कहीं जा रही है। मैंने सोचा आर्य घर में अकेली होगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि आर्य खुद बिल्डिंग से बाहर आ रही। मैं आर्य को राघव के पास ले गया और राघव उसकी मां को भी मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था कि इस बार मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन पूर्णिमा मुझसे दोबारा मिलना चाहती थी। तब मुझे लगा कि उससे मुझ पर शक हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मुझे फिर मिली, लेकिन उसने शक नहीं जताया। उसने बोला कि वो उस बाबा से मिलना चाहती है, जिसके बारे में मैंने उससे झूठ बोला था। मुझे लगा कि मैं उसे और धोखा ना दूं, लेकिन फिर अपने ज़मीर को मार के मैंने पूर्णिमा से कहा कि मैं उसे उस बाबा से मिला दूंगा। फिर उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। हमारी परेशानियां, आने वाली कल की चिंताएं कभी कभी हमारी सोच को इतना कमजोर बना देती हैं कि हम बिना सोचे समझे उनका हल ढूंढने के लिए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके लिए हमें पछताने का भी मौका नहीं मिलता। राघव की सोच इतनी विकृत थी कि उसने अपराध करके अपनी उस भूल को सुधारने का सोचा जिसमें वो अपनी बहन के लिए पश्चाताप तो नहीं कर पाया, लेकिन पूर्णिमा और आर्या की जिंदगी छीनकर कई और जिंदगियां भी तबाह कर दी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। यार हमें ये सब कुछ देखकर ना चक्कर आ रहा है। मतलब इतनी सारी सेक्शंस है, इसमें सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। हम कल क्या लिखेंगे एग्जाम्स में? हमारे घर चल, हम 2 नोट्स दे देंगे। और सुन ना, तुझे पता है ना टेंशन में कितनी भूख लगती है। आंटी को फोन करके बोल दो ना गोभी की सब्जी बना जैसे उस दिन बनाई थी।
खाने में क्या बनाया है आज? आलू गोभी की सब्जी, दाल, चावल। कितना कड़वा है ये, आपने इसे घिसा भी नहीं है। जाकर कुल्ला करके आओ। आती हूँ अभी। कल भी तुमने कड़वा पीसी उठा लिया था। माँ, मौसी का जन्म ही लोगों की कड़वाहट पीने के लिए हुआ है, तो ये खीरे की कड़वाहट तो मामूली सी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, क्योंकि जब तक इस दुनिया में लोगों का खून चूसने वाले लोग रहेंगे, तुम्हारी ज्वाला मौसी भी यही रहेगी। तुम काम तो बहुत अच्छे करती हो, लेकिन इंसान को अपनी अच्छाइयों पर घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, पर हम एक शैतानी कर रहे हैं, हमें ना बहुत भूख लगी, एप्पल खा रहे हैं हम। प्लीज तुम ना सिर्फ एप्पल ही खाओ, और माँ आप ना आपके हाथों का खाना खिलाना बंद कर दीजिए इसे। पता है इसने आपको कॉलेज में इतना फेमस कर दिया है कि सब हमसे पूछते रहते हैं कि खाने पे कब बुला रही हो। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिसे चाहे जब चाहे बुला लो। अनिरुद्ध, तुम यहाँ? वो पायल, हमें तुम्हारे न्यू अमेंडमेंट्स के नोट चाहिए थे, क्या तुम दे सकती हो? बट अनिरुद्ध, हमें और संजना को भी उस नोट में से रिवीजन करने हैं। ओके, सॉरी हम तुम्हें फोन करके नहीं आए। अनिरुद्ध, बेटा आए हो तो खाना खा के जाओ। नहीं आंटी, हम घर से खाकर आए हैं। बाय। अरे अब आप इतना कह रही तो खा लेते हैं थोड़ा सा। आ जाओ। हमारा खाना हो गया, बहुत बढ़िया था, थैंक यू। एक मिनट अनिरुद्ध, अनिरुद्ध तुम्हें नोट्स चाहिए थे। लेकिन तुम? हमारे पास दूसरी कॉपी है, और हमें पता है तुम यहाँ नोट्स लेने नहीं आए थे। देखो, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता, तो बेहतर इसी में है कि तुम ये सब सोचना बंद कर दो। हमें हमारी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने दो, और तुम भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। सेम टू यू। माँ, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। अरे रुको, दही चीनी खाकर जाओ, एग्जाम अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम लिखना, अच्छे मार्क्स लाना, और अपने पापा की तरह बड़ी लॉयर बनना। तो बस अभी आपका सपना पूरा ही होने वाला है। अच्छा चलो, मैं लेट हो रहा है, बाय बाय। 16 अगस्त 2016 की सुबह वृंदा शर्मा की बेटी पायल एग्जाम देने के लिए अपने घर से कॉलेज गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी एक मां ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हेलो जी आंटी। हेलो संजना, पायल है तुम्हारे साथ? नहीं, वो तो कब का घर चली गई। क्या? वो अब तक घर नहीं पहुंची, और उसका फोन भी नहीं लग रहा। क्या पायल अब तक घर नहीं पहुंची? हाँ दीदी बोलो। ज्वाला, पायल अभी तक घर नहीं लौटी कॉलेज से, और उसका फोन भी नहीं लग रहा। तुमसे कोई बात हुई थी क्या? नहीं तो आप एक काम करो ना, संजना को फोन करो, उसको पता होगा। संजना का ही फोन आ रहा है, हम बात करते हैं। ठीक है दीदी। हाँ बोलो बेटा। आंटी, हमने पायल की सारी फ्रेंड्स को कॉल करके पूछ लिया, पर वो कहीं पर भी नहीं है। तो फिर कहाँ गई होगी? हमें नहीं पता, हमने तो खुद उसे हॉस्टल के बाहर ही ड्रॉप किया था। तुमसे कुछ कहा था क्या उसने? कहाँ जाएगी या कुछ भी? नहीं आंटी, उसने कुछ भी नहीं बताया, और हमें तो यही लगा था कि वो सीधे घर गई होगी। अच्छा ठीक है।
पायल की फोटो। आशीष, पायल के हॉस्टल और घर तक के रास्ते के बीच सभी जगह पूछताछ करवाओ। सर जल्दी पता लगाइए ना, बहुत फिक्र हो रही है। हम अपनी तरफ से पता करने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है पायल खुद ही वापस आ जाए। जैसा कि आपने कहा कि 8 बजे वो हॉस्टल से घर के लिए निकली थी, अभी सिर्फ 11:30 ही हुए हैं। और फिर जैसे ही हमें उसकी खबर मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। 16 अगस्त की रात पायल की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के सामने आई और पुलिस ने पायल की तलाश शुरू कर दी। पायल के सही सलामत मिल जाने के इंतजार का एक एक पल एक मां को अंदर ही अंदर डर और खौफ से भर रहा था। लेकिन अब उसका इंतजार एक दर्दनाक पल का साक्षी बनने वाला था। हेलो सजना, पायल का कुछ पता चला? जी पायल, सजना रो क्यों रही हो? बताओ ना पायल को क्या हुआ, कहाँ है वो? हटिए सब लोग साइड में, चलिए दरवाजा खोलो। सर सर ये तरुण का रूम है। सुबह मैंने विंडो से यहाँ लाश टंगी देखी। तरुण कहां पर है? सर कल रात को हमने तरुण को हॉस्टल से जाते देखा था। उसका घर पास में ही सर, लेकिन रहता हॉस्टल में है। आशीष, तुम तरुण के घर जाओ, मैं यहां देखता हूं। सर तरुण, बहुत हो गई तेरी मनमर्जी, अब हॉस्टल में रहना बंद कर। अरे भाभी, इसको हॉस्टल में इसलिए रहना था क्योंकि इसे कॉलेज का चुनाव जीतना था। क्यों भतीजे? अब चुनाव जीत लिया ना, अब घर पे रहेगा। अरे ज्यादा ममता मत करो, और एक साल ऐश करने दो, उसके बाद इसे हमारा बिजनेस ही तो संभालना है। मालिक, वो बाहर पुलिस आई है। अरे सर सुनिए तो, सर एक बात सुनिए। सर हमने किया क्या बताइए तो। बोला ना तुम्हारे कमरे से पायल की लाश मिली है। सर लेकिन हम तो कल रात को अपने घर पे हैं। इसीलिए तो घर पे है, क्योंकि वहां एक कांड करा है। चलो ना। नहीं सर, कोई गलत काम नहीं आपने। सर हमारा बेटा बेकसूर है सर। बाबूजी सर सुनिए ना सर। सर कल तरुण और पायल का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है वो, हमसे भी हमेशा बदतमीजी करता है। संजना संजना संजना, रुको रुको रुको। देखो, दिगांत को तो हम कॉलेज इलेक्शन में बर्बाद कर दी और तुम अभी भी उसको भाव दिए जा रही हो। और वैसे भी तुम्हारी जात का तो है नहीं, फिर क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी तरह घटिया सोच नहीं है ना हमारी। और वैसे भी हम जात पात में नहीं, प्यार में भरोसा करते हैं। पैसे के दम पे इलेक्शन तो जीत लियो तुम, लेकिन पैसे से संजना का प्यार नहीं खरीद सकते तुम। और आज के बाद संजना को छुए ना तो बता देंगे गुरु, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। बस इलेक्शन जीते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी। देखो मैडम, इसको गुंडागर्दी समझो या हमारी शराफत, लेकिन इस कॉलेज में चलेगी तो सिर्फ हमारी। और वैसे भी तुम कौन होती हो हमको रोकने वाली? हाँ, कौन होती हो तुम रोकने वाली? सर हमें लगता है तरुण ने इसी बात का बदला लिया है पायल से। ठीक है, तुम जा सकती हो। सर हम तो कल शाम को 7 बजे हॉस्टल से घर चले गए थे। हमने कुछ नहीं किया पायल के साथ। कुछ नहीं किया था, फिर कल रात हॉस्टल से घर क्यों गया था? और आज कॉलेज क्यों नहीं आया? सर आज कॉलेज नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आ पाया। तबीयत खराब थी या पायल से बदला लिया? हमें सब पता चल चुका है। कल तेरा पायल से झगड़ा हुआ था। सर मानता हूं कि थोड़ा बहुत उतने में हो गया था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम पायल की जान ले लेंगे। तो फिर पायल की लाश तेरे कमरे से कैसे मिली? तू उसे जबरदस्ती लेके गया होगा ना? बोल, क्या क्या कांड किया उसके साथ? सर हम सच कह रहे हैं, हमने कोई कांड नहीं किया है। और हम तो खुद हैरान है कि पायल बहुत हॉस्टल में आई कैसे। तू ऐसे सच नहीं उगलेगा, लगता है हमें अपने तरीके से उगलवाना पड़ेगा। सर अरे यकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया सर। आशीष, इसे तब तक रोज जब तक ये सच ना बोले। सर
अच्छे से एग्जाम लिखना, अच्छे मार्क्स लाना और अपने पापा की तरह बड़ी लॉयर बनना। तो बस अभी आपका सपना पूरा ही होने वाला है। चलो मम्मी, लेट हो रहा है, बाय बाय। आंटी, आंटी आप प्लीज संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले बेटा, जिसके लिए जी रहे थे अब वो ही नहीं रही। जी करता है कि खुद को खत्म कर दे। आंटी प्लीज, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आपको याद है जब हमारी मम्मी गुजरी थी तो आपने पायल ने हमें संभाला था, हमें हौसला दिया था, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। और आप हमेशा कहती है ना कि हम आपकी बेटी हैं, तो बस हम हमेशा रहेंगे आपके साथ। सर, गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों के गेट के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया। सर ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल के गेट की सीसीटीवी फुटेज। पायल 8 बजे गर्ल्स हॉस्टल से बाहर जाते हुए नजर आ रही है। और सर अब ये बॉयज हॉस्टल के गेट की सीसीटीवी फुटेज। शाम 7 बजे तरुण बॉयज हॉस्टल से निकलता हुआ नजर आ रहा है और रात 8 बजे के बाद इसकी मोबाइल की लोकेशन इसके घर की थी। और सर बॉयज हॉस्टल के गेट के सीसीटीवी फुटेज में कभी भी पायल अंदर आते हुए नजर नहीं आ रही है। तो फिर पायल बॉयज हॉस्टल पहुंची कैसे? सर, अशोक अवस्थी का लॉयर आया है सर, अशोक के बेटे तरुण की जमानत के पेपर लेकर। आंटी, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, चलिए कुछ खा लीजिए। दीदी, ये जो तरुण है ना, अशोक अवस्थी का बेटा है। मासी, आप जानती हैं तरुण के फादर को? हाँ, बहुत ही पावरफुल आदमी है। दीदी, ये तो कैसे भी करके अपने बेटे को छुड़ा ही लेगा। ऐसे कैसे छुड़ा लेगा? जब तक तरुण को फांसी नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, जल्दी आना। अब ये रोना धोना बंद करो, जमानत करवा दिए तुम्हारे लाल की। नरेंद्र लेके आ रहा उसको। भतीजे यूनियन लीडर तो तुम बन गए, लेकिन अकल कहां मर गई थी तुम्हारी? अरे जब तुमसे कांड हो ही गया था तो कम से कम भैया को तो बता देते कि अंदर जाने की नौबत नहीं आती। अरे चाचा जी, अब सेम बात रिपीट कर करके ना अब मेरा माइंड मत खराब करिए। एक तो वैसे ही परेशान है। अरे हमने कुछ नहीं किया है। अरे जब तुमने कुछ नहीं किया तो उसे कौन टाइम गया तुम्हारे कमरे में? आने दो तरुण को, उल्टा टांग के मारेंगे उस नालायक को। आज तक हमारे नाम पर एक दाग नहीं लगा, उस नालायक की वजह से एक झटके में। अब क्यों कोस रहे हो उसे? मैंने तो पहले ही कहा था इतनी छूट मत दो, तब तो एक नहीं सुनी। अरे हमें क्या पता था कि पढ़ाई की बजाय गुंडागर्दी करने लगेगा। तरुण के पिता का कद और हैसियत पायल की मां से बहुत बड़ा था, लेकिन इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। यह केस एक मां के ऐसे ही संघर्ष से जुड़ा था जहां वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार थी। लेकिन क्या पायल की वाकई में हत्या हुई थी या फिर उसने आत्महत्या की थी? ये सवाल भी इस केस में उठने वाले थे। और यह भी अब तक राज बना हुआ था कि पायल के बॉयज हॉस्टल में आने की आखिर वजह क्या थी। सर सर ये एरिया हॉस्टल के सीसीटीवी के रेंज के बाहर है और यहाँ हॉस्टल के बाउंड्री में ये गैप है। सर ये देखिए, यहाँ से हॉस्टल के लड़के देर रात चोरी छुपे हॉस्टल के अंदर आते जाते रहते थे और इसके बारे में हॉस्टल के अथॉरिटीज को पता नहीं था, क्योंकि कुछ लड़के इस गैप को इस शीट से ढक के रखते थे। हो सकता है कि पायल भी इसी गैप से हॉस्टल के अंदर आई हो। लेकिन पायल इस रास्ते हॉस्टल में क्यों आएगी? तो हो सकता है इसका जवाब तरुण के पास हो। तरुण शाम 7 बजे हॉस्टल से निकला था, फिर अपनी एलिबाई बनाने के लिए शायद वो अपने घर गया, अपना फोन वहां रखा और पायल को लेके इसी गैप से हॉस्टल के अंदर आया और उसे मार दिया। लेकिन आशीष, पायल की तरुण से बनती नहीं थी, तो फिर वो तरुण के साथ हॉस्टल में क्यों आएगी? ये भी तो हो सकता है कि पायल हॉस्टल में किसी और लड़के से मिलने आई हो, या फिर पायल को कोई और लेकर आया हो जो तरुण को पायल की हत्या के जुर्म में फंसाना चाहता हो।
अब ऐसे कहाँ देख रहे हो बे? जेल से भागे नहीं है, समझे? पुलिस को छोड़िए हमको। आज हमने कुछ किया नहीं तो क्या करेगी पुलिस? ओ नेताजी, हमसे तो कॉलेज इलेक्शन हार गए, अब हमको फंसाने के लिए आप जाल बिछा रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को फालतू में बीच में घसीट रहे हो। और तुम ही नहीं, तुम्हारा एक चमचा अनिरुद्ध, ये भी मिला हुआ है तुम्हारे साथ। हमारे बारे में कुछ मत बोल। और रही बात इस तरुण की, जो पायल को मारा वो हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अनिरुद्ध देख, तू दोस्त है मेरा यार, तू इसकी बात सुन रहा है? ये भड़का रहा है तुझे, समझा? हमको पता है पायल के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था। अरे हम क्यों मारेंगे पायल को यार? हमको पता था, इसलिए हम उस दिन भी चुप थे। और वैसे भी तुम कौन होती हो हमको रोकने वाली? हाँ, कौन होती हो तुम रोकने वाली? हम कौन होते? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। ए झांसी की रानी, ओ तुम अगर हमारे अनिरुद्ध के दिल की रानी नहीं होती ना, तो अब तक हम तुमको बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। जवाब तो हम देंगे तुम्हें, और तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी एक्सपोज करोगे। लड़की, बाप पे मत जा। इसकी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से, चलो चलो। समझा? इसलिए हम उस दिन चुप हो गए थे। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध मेरी बात तो सुन। संजना देखो, हमको पता है कि पायल तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, और तुमको तो पता है ना कि हम दोनों, तुम इस दिगांत का भरोसा कर रही हो? अरे ये हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी गेम खेल रहा है। चल यहाँ से। देखो, तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानते हैं हम। बेल मिल गई इसका मतलब ये नहीं विश्वास कर लेंगे। चलो। संजना, संजना हमारी बात तो सुनो। अपने तरुण को छोड़ के अच्छा नहीं किया, उसी ने हमारी बेटी को मारा है। देखिए, उसे कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन वो पूरी तरह से बरी नहीं हुआ है, अब भी हमारे शक के दायरे में है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाँ, तो आप सबूत ढूंढिए ना। हमें यकीन है कि उसी ने हमारी पायल को मारा है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि पायल बॉयज हॉस्टल में करने क्या गई होगी? उसका तरुण के साथ झगड़ा था, तो जाहिर सी बात है उसके पास या उसके साथ तो गई नहीं होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे वहां जबरदस्ती ले जाया गया हो। नहीं, हमें पायल की बॉडी पे किसी भी तरह के फिजिकल असॉल्ट के निशान नहीं मिले हैं। हमें नहीं लगता उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पायल शायद बॉयज हॉस्टल में किसी और लड़के से मिलने गई हो, या किसी लड़के से उसका अफेयर हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था। 24 घंटे बस अपनी किताबों में घुसी रहती हो। कभी अपने दोस्तों के साथ भी घूम फिर आया करो। जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते, हमें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। उसके तो दोस्त भी गिने चुने थे, किसी के साथ अफेयर होना तो दूर की बात है। और अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताती। हो सकता है पायल आपसे कुछ छुपा रही हो। नहीं सर, आज तक हमारी बेटी ने हमसे कुछ नहीं छुपाया। लेकिन वो आपको बिना बताए चोरी छुपे बॉयज हॉस्टल में तो गई ही थी। पुलिस पायल के अफेयर के एंगल से लेकर यह पता लगाने में जुट गई कि क्या उस रात पायल अपनी मर्जी से बॉयज हॉस्टल में आई थी या फिर वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुई थी। वहीं पायल की मां वृंदा भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नहीं आंटी, पायल का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमसे आपसे कभी नहीं छुपाती। हाँ, अनिरुद्ध पायल को लाइक करता था और उसने कई बार उसे प्रपोज करने की कोशिश भी की। अनिरुद्ध? जी आंटी, आपको याद है वो घर भी आया था एग्जाम के एक दिन पहले। अनिरुद्ध, तुम यहाँ? वो पायल, हमें तुम्हारे न्यू अमेंडमेंट्स के नोट चाहिए थे। हमें और संजना को भी उस नोट में से रिवीजन करना है। ओके, सॉरी हम तुम्हें फोन करके नहीं आए। अनिरुद्ध बेटा, आए हो तो खाना खा के जाओ। नहीं आंटी, हम घर से खाकर आए। लेकिन संजना, अनिरुद्ध तो बहुत सीधा लड़का है ना, क्या वो पायल के साथ ऐसा कर सकता है? पता ही आंटी, बिलीव तो हमें भी नहीं होता, पर अनिरुद्ध ना तरुण का पक्का दोस्त है, और दिगांत को लगता है कि जरूर अनिरुद्ध ने कुछ किया होगा। आंटी, हमने पायल के साथ कुछ नहीं किया है। अगर तुम कुछ भी छुपा रहे हो तो अभी भी वक्त है, प्लीज सच्चाई बता दो। आंटी, हम कुछ नहीं छुपा रहे, और माना पायल हमसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन हम तो उससे प्यार करते थे ना। आंटी, हम सपने में भी पायल को हार्म नहीं कर सकते।
तो फिर कौन हो सकता है? तरुण? वो तो तुम्हारा ही दोस्त है ना? माना तरुण हमारा दोस्त है, लेकिन जब से पायल की मौत का पता चला हमने उसे बात करना छोड़ दिया। और आंटी, जैसे ही हमें तरुण के खिलाफ कोई भी एविडेंस मिलता है हम सबसे पहले आके आपको बताएंगे। आंटी जी, आंटी, हमको पता है कि आप हमारे पे शक कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा यकीन मानिए, हमने नहीं, पायल को किसी और ने मारा है। और हमको ये भी पता है कि वो कौन है। कौन है वो? अभी नहीं, बस एक बार हमारा शक पक्का हो जाए, फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन है। बस आप कल तक का इंतजार कीजिए। सर, पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत फांसी लगने से ही हुई है। लगता है किसी ने पर्पसली पहले उसका गला घोटा और फिर उसे पंखे से लटका दिया। मौत का वक्त करीब रात के 9 बजे के आसपास है। और सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को तरुण के कमरे में तरुण के अलावा और किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। लगता है किसी ने बड़ी चालाकी से पायल का गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की है। ये तरुण के अलावा हॉस्टल में कोई और लड़का है जो पायल के हॉस्टल में जाने का लीड दे सके? सर, पूछताछ के दौरान पायल का किसी के साथ कोई एफआईआर होने की बात सामने नहीं आई, लेकिन हॉस्टल में एक लड़का रहता है अनिरुद्ध। उस अनिरुद्ध ने पायल को प्रपोज भी किया था, लेकिन पायल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो हो सकता है बदला लेने के लिए उसी ने पायल को मारा। और सर, ये अनिरुद्ध इस तरुण का बहुत अच्छा दोस्त भी है। इस अनिरुद्ध को थाने बुलाओ, देखते हैं ये क्या कहता है। सर, अरे इसी दिन के लिए पैदा किए थे तुमको कि अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दो। देखिए बाबूजी, आपका नाम कितना भी बड़ा तरुण, बहुत हुआ, पानी सर से ऊपर जा रहा है। माँ, हमारी बात तो सुनने को कोई तैयार है ही नहीं इस घर में। तो ऐसा करते हैं ना, हम ही घर छोड़ के चले जाते हैं, सारा टंटा एक बार में खत्म हो जाएगा। तरुण, क्या बचपना कर रहा तू? अरे छोड़ जाना जी, कहीं नहीं जाएगा तू। नरेंद्र, जाने दे इसको। तरुण, रोकिए ना उसको, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तरुण यहाँ आने वाला था। क्या वो सच बोल रहा था दीदी? यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा, पर उसने खुद हमसे कहा था कि वो हमसे यहीं मिलेगा। दीदी, अब तो इतना टाइम हो गया, तरुण अब तक नहीं आया। एक बार दोबारा फोन कीजिए ना उसे। हाँ तिवारी, बोलो। सर, अनिरुद्ध कॉलेज में नहीं था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मैं उसे ढूंढने उसके हॉस्टल आया, लेकिन वो हॉस्टल में भी नहीं है। मैंने उसका कमरा चेक किया तो मुझे पायल के कुछ फोटोज और पायल को लिखे गए कुछ लव लेटर्स मिले। भाई, पायल के मर्डर में इस अनिरुद्ध का ही तो हाथ नहीं, इसलिए हो सकता है जानबूझकर ये गायब हो गया हो। अनिरुद्ध के नेटिव एड्रेस पे इसके पेरेंट्स से मिलो, इसके बारे में पता करो अनिरुद्ध का फोन आखिरी बार कब और कहां बंद हुआ था। जी सर। सर, तरुण के फादर आए, बोल रहे तरुण कहीं मिल नहीं रहा है। क्या? सर, तरुण का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा सर, उसका फोन भी बंद है। तरुण गया कहां था सुबह? कॉलेज ही गया था सर, लेकिन सर थोड़ी देर पहले पायल की माँ हमारे घर आई थी। सर, हम खुद हैरान है कि पायल की माँ ने हमें ये क्यों बोला कि तरुण उसको मिलकर बोलने वाला था कि पायल को किसने मारा। तो क्या कहा तरुण ने उसे? ये तो हमें नहीं पता सर, लेकिन पायल की माँ ने ये बोला कि तरुण उसे मिला ही नहीं सर। उसके जाने के बाद हमने तरुण को फोन मिलाया, उसका फोन बंद था। कॉलेज में इंक्वायरी की तो कॉलेज भी नहीं पहुंचा था। सर, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। पायल की माँ हमारे खिलाफ कोई गेम खेल रही है सर। कैसा गेम? सर, उसी ने गायब किया तरुण को, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे बेटे ने पायल को मारा है। लेकिन सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। जब से हमारे बेटे पर पायल के मर्डर का इल्जाम लगा है, बेचारा बुझा बुझा सा रहता है। ये उसके खिलाफ कोई साजिश है सर, इसीलिए उसको गायब कर दिया है। दीदी, हम सच बताएं, हमें तो लगता है कि तरुण झूठ ही बोल रहा था ताकि आपको उस पर शक ना हो। हमें तो तरुण और उसका बाप दोनों ही गड़बड़ लगते हैं। हाँ संजना, बोलो। आंटी, तरुण आज कॉलेज भी नहीं आया है। बेटा, एक काम करो ना, तुम अनिरुद्ध से पूछ लो, शायद उसे तरुण के बारे में कुछ पता हो। अनिरुद्ध भी यहाँ पर नहीं है और पुलिस उसे यहाँ पर ढूंढने भी आई थी। क्या? ये अनिरुद्ध सुल्तानपुर का रहने वाला है, लेकिन ये वहां भी नहीं पहुंचा। और इसके माँ बाप का कहना है कि वो नहीं जानते अनिरुद्ध कहाँ है। हो सकता है इसके माँ बाप झूठ बोल रहे हो।
सुल्तानपुर पुलिस को बोलो उसके माँ बाप पे नजर रखने के लिए। जी सर, लेकिन ये भी मुमकिन है अनिरुद्ध अभी तक इलाहाबाद में ही है, क्योंकि उसका फोन सुबह 11 बजे बहला घाट पे स्विच ऑफ हुआ, तो उसके बाद अब तक स्विच ऑन नहीं हुआ। सर, मौदा गांव पुलिस को मौदा घाट से एक लाश मिली है जो अनिरुद्ध के फोटो से मैच करती है सर। चलो। सर, एम्बुलेंस ऑन द वे है। ठीक है, पब्लिक को बॉडी से दूर करो। ओके सर। आशीष, बेला घाट से ये मौदा घाट 10 किलोमीटर दूर है, यानी कि इसकी लाश बेला घाट से बह के यहाँ पहुंची है। देखने से तो लगता है ये पानी में तैरने के लिए कूदा होगा और तैरते हुए इसकी मौत हुई है, या फिर इसे डुबोकर मारा गया। अनिरुद्ध की लाश मिली और तरुण गायब। कहीं ऐसा तो नहीं कि तरुण ने सोचा होगा अगर इसे मार के गायब कर दे तो सारा शक इस पे चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो तरुण खुद क्यों गायब होता? नहीं आशीष, कहानी कुछ और ही है। तरुण के बाद अनिरुद्ध को भी पायल की संदिग्ध हत्या का सस्पेक्ट माना जा रहा था, लेकिन अनिरुद्ध की लाश खुद संदिग्ध अवस्था में पाई गई और एक बार फिर से वही सवाल खड़े हो गए जो पायल की लाश मिलने के बाद खड़े हुए थे। क्या अनिरुद्ध का नदी में डूबकर मरना एक हादसा था या फिर उसे जबरदस्ती डुबोकर मारा गया था? तरुण का गायब होना उसे पायल की ही नहीं बल्कि अनिरुद्ध की संदिग्ध मौत का भी सस्पेक्ट बना रहा था, लेकिन बहुत जल्द पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जिसने इस केस की थ्योरी फिर से बदल दी। सर बेला घाट के पास के रोड की सीसीटीवी फुटेज है, वहां तरुण और अनिरुद्ध को देखा गया। देखा? सर, ये तरुण की बाइक है जो हमें बेला घाट के पास मिली है। लेकिन इन दोनों के साथ ये तीसरा लड़का कौन है? ये तो दिगांत है। दिगांत इन दोनों के साथ उसी कॉलेज में पढ़ता है और दिगांत तरुण से कॉलेज के यूनियन इलेक्शंस में हारा था। लेकिन दिगांत का इन दोनों के साथ होने का चक्कर क्या है? पता करो ये दिगांत है कहां अभी। सर, पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि तरुण के साथ दिगांत भी गायब था, लेकिन उन दोनों का अनिरुद्ध के साथ होने का राज इस सवाल से भी जुड़ गया कि तरुण और दिगांत के बीच तो शुरू से ही 36 का आंकड़ा था, तो वो साथ साथ क्यों थे? सिर्फ दिगांत और तरुण में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और तरुण जब जमानत पर बाहर आया था तो पायल की हत्या का आरोप उसने दिगांत पर भी लगाया था। हमसे तो कॉलेज इलेक्शन हार गए, अब हमको फंसाने के लिए आप जाल बिछा रहे हो। तुम इस दिगांत का भरोसा कर रही हो? अरे ये हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी गेम खेल रहा है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि दिगांत कहां गया होगा? नहीं सर। हाँ पांडे बोलो। सर, दिगांत हॉस्टल में नहीं मिला, पता चला उसका घर बेला घाट के पास है। ठीक है, सुनिए, दिगांत के पिता आप ही हैं? हाँ साहब, हम ही दिगांत के पापा हैं, लेकिन आप लोग यहाँ? दिगांत कहाँ है? साहब, वो तो हॉस्टल में रहता है, 10-15 दिन में कभी यहाँ आ जाता है। उसका फोन भी बंद है और वो कॉलेज में भी नहीं है। कहाँ हो सकता है वो? हमें कुछ भी नहीं पता है। और वो पायल की माँ भी यहाँ दिगांत के बारे में पूछने आई थी। पायल की माँ दिगांत के बारे में यहाँ पूछने आई थी? हाँ साहब, वो दिगांत के बारे में पूछ रही थी और पूछ रही थी कि क्या दिगांत जानता है कि तरुण और अनिरुद्ध कहाँ है। बहन जी, अगर हमें पता होता हम आपसे क्यों छुपाते? देखिए, हमें पता चला है कि तरुण ने दिगांत पे आरोप लगाया था कि उसी ने हमारी बेटी को मार के तरुण को फंसाने की कोशिश की है। अब सच बताइए, कहाँ है वो? साहब, वो उल्टा हमारे बेटे पे पायल की हत्या का झूठा आरोप लगा रही थी और हमने बोल दिया कि उसने कुछ नहीं किया। अगर आपके बेटे दिगांत ने कुछ नहीं किया तो वो इल्जाम क्यों लगा रही थी? नहीं पता साहब। आप पायल की माँ वृंदा को पहले से जानते हैं? हाँ साहब, उनकी बहन ज्वाला एक एनजीओ चलाती है, वो अक्सर वहां आया जाया करती थी, इसी वजह से हम उनको जानते हैं। साहब, मेरे बेटे दिगांत का पता कीजिए। तो तरुण के बाप का कहना है कि तरुण पायल की मां से मिलने वाला था और इससे पहले वो दिग्गांत के घर पे होके आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिग्गांत ने पहले पायल को मारा? लेकिन तीनों एक साथ में दिखे तो थे। एक बात समझ में नहीं आ रही, तरुण की दिगांत से बनती नहीं थी तो फिर वो दिगांत के साथ कर क्या रहा था?
सर एक एंगल ये भी है कि तरुण वाकई पायल की मां को मिलने वाला था या वो झूठ बोल रही थी। इससे पहले वो अनिरुद्ध को मिली थी और उस पर भी पायल के मर्डर का इल्जाम लगाया था। पायल की मां से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या बोलती है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। जी हाँ सर, तरुण ने हमें वहां मिलने बुलाया था, पर जब वो वहां नहीं पहुंचा तो हम उसके घर चले गए। तरुण क्यों मिलने वाला था आपसे? जी, वो बताने वाला था कि पायल को किसने मारा। किसने मारा? वही तो वो बताने वाला था सर, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। गायब तो तरुण भी है और दिगांत भी, और हमें पता चला है कि कल तक आप अनिरुद्ध और दिगांत दोनों को पायल की हत्या का दोषी बता रही थी, और उससे पहले सिर्फ तरुण को पायल की हत्या का दोषी बता रही थी आप। सर इन तीनों में से ही किसी ने हमारी बेटी को मारा है, वरना वो तीनों गायब क्यों होते। लेकिन अनिरुद्ध की तो लाश मिली है हमें। क्या? जी। तरुण और दिगांत कहां पर हैं ये पता है आपको? सर हमें कैसे पता होगा? क्योंकि अनिरुद्ध भी उनके साथ था। कहां गए हैं वो दोनों? सर हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी रोना बंद करो। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं ना कहां तुम्हारा लाल। ठीक से खाना भी नहीं खाने दोगी तुम। हाँ भाई साहब। भाई साहब के बच्चे, ये बता अपडेट क्या है? अपडेट बहुत खराब है भाई साहब, पुलिस को अनिरुद्ध की लाश मिली है। हेलो हेलो संजना, जल्दी से हमको माल को सिग्नल पे मिलो, अर्जेंट है। हाँ ठीक है, पर तुम हमें वहां क्यों बुला रहे हो? हमने कहा ना। सर दिगांत का फोन अभी भी ऑन हुआ है। उसने इस नंबर पर फोन किया और तुरंत फोन ऑफ कर लिया। कौन सी लोकेशन पे उसका फोन ऑन हुआ था? मालकोस कुंज। मालकोस कुंज? सर वहां तो तरुण का पार्टी ऑफिस है। तो हो सकता है तरुण और दिगांत दोनों वही हो, वहां चलते हैं। तब तक तुम ये पता करो इस नंबर पे दिगांत ने कैसे बात की थी। ओके सर। हेलो आंटी। संजना कहाँ हो तुम? आंटी हम मालकोस सिग्नल पर जा रहे हैं। वहां क्यों जा रही हो? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आशीष, ताला तोड़ो। यादव दिगांत की बॉडी के पास सिर्फ उसका फोन मिला है, पर अंदर कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी को आते जाते देखा हो। जी सर। जी दीदी, ज्वाला सर्जन अब तक घर नहीं पहुंची और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। प्लीज हॉस्टल जाकर देखो ना, कहीं वो वहां तो नहीं चली गई। दीदी पर संजना तो आपके पास घर पे आके रहने लगी थी, तो फिर हॉस्टल क्यों चली जाएगी? हाँ तो हमने कब कहा कि वो हॉस्टल रहने चली गई है? उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए हमें फिक्र हो रही है। दीदी कहीं तरुण ने तो उसे गायब नहीं कर दिया? ज्वाला तरुण भी तो गायब है ना, उसका किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। दीदी तरुण को तो जरूर उसके बाप ने ही गायब किया होगा। आप जानती नहीं है वो क्या चीज है।
मेरे एनजीओ में उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसके बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। दीदी कहीं संजना के साथ भी तो उसने कुछ तो बेलाघाट पे अनिरुद्ध, दिग्गांत और तरुण तीनों एक साथ देखे गए। और तीसरा वो तरुण गायब है। आशीष, क्या इन सब मर्डर्स में तरुण का हाथ हो सकता है, या फिर कोई और है जो उसे फंसाना चाहता है? सर पायल की मां के मुताबिक तरुण उसे बताने वाला था कि पायल का मर्डर किसने किया है। सर क्या पायल की मां सच बोल रही होगी? लेकिन पायल की मां झूठ किस मकसद से बोलेगी? बोलो पांडे। सर दिग्गंत ने जिस नंबर पे फोन किया था वो किसी संजना विशेष के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर संजना पायल की फ्रेंड है। वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। पायल के मर्डर के बाद वो पायल की मां के साथ रहती थी, लेकिन सर उसका नंबर अभी बंद आ रहा है और पायल की मां को भी नहीं पता कि वो कहां पे होगी। ये संजना के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ, पता करो उसका फोन किस लोकेशन पे बंद हुआ था। उसके कॉलेज जाकर भी संजना के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो। ओके सर। संजना, मैडम संजना, कहां जा रहे हो? संजना कहाँ है? कौन संजना? पहले बताओ हमारा बेटा कहाँ है? वाह, अपने बेटे को खुद छुपा के रखा है और हमसे पूछ रहे हो? तुमने छुपा के रखा है उसको? बताओ क्या गेम खेल रहे हो? गेम हम नहीं तुम खेल रहे हो। पहले हमारी बेटी को मार डाला, उसके बाद अनिरुद्ध और फिर दिगंत, और अब संजना को गायब कर दिया। बंद करो। बात नहीं कर रहे। तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम भी अंदर जाओगे। संजना के गायब होने के बाद पुलिस संजना से जुड़ी इंफॉर्मेशन जुटाने लगी। वहीं तरुण के पार्टी ऑफिस में तरुण के पिता पर भी तरुण को छिपाने का शक खड़ा हुआ। साहब वो पुलिस स्टेशन से फोन आया आपके लिए। हेलो, अशोक अवस्थी जी बोल रहे हैं? आपको साहब ने थाने बुलाया है। तरुण का कुछ पता चला सर? वही जानने के लिए तो आपको बुलाया है। आप तुरंत थाने आइए। जी आते हैं। भैया गजब हो गया, तरुण के पार्टी ऑफिस में दिगांत की लाश मिली। क्या? हाँ भैया, और ये भी पता चला कि बेलाघाट के पास दिगांत और अनिरुद्ध तरुण के साथ देखे गए थे, और ये बात पुलिस को भी पता चल गया है। ये लड़का मरवाएगा हमें। भैया ये सब चक्कर ना उस संजना का, मतलब संजना पे दिल आ गया था तरुण का भैया। इस चक्कर में उसने पायल से और दिगांत से झगड़ा कर लिया था। पायल से झगड़ा करने के चक्कर में उसने अनिरुद्ध से दुश्मनी मोल ली थी। मतलब वो पुलिस भी ये सोचती होगी कि ये सारा कांड तरुण ने किया है, पर हमने तरुण की झूठी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और हम ही ने तरुण को कहीं छुपा के रखा है। हाँ भैया, और ठीक यही बात पायल की माँ पुलिस वालों को बोल रही होगी। वो बुढ़िया तो यहाँ पे आके हमारे दिमाग का फालूदा बना के गई है। तो एक काम कर, जा तरुण को देख, हम पुलिस को संभालते हैं। ठीक है भैया। सर दिग्गंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत मल्टीपल स्टैबिंग की वजह से हुई, जबकि उसके पेरेंट्स का कहना है कि वो बहुत अच्छा तैराक था। अनिरुद्ध को पानी में डुबो के मारा, पायल की हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन दिगांत को मारने से पहले टॉर्चर क्यों किया गया यह बात समझ में नहीं आई। भैया प्लीज प्लीज। संजना की किडनैपिंग किस मकसद से की गई? क्या इस सब में तरुण का ही हाथ था या फिर इसमें कोई और भी इन्वॉल्व था? क्या इन सभी केसेस का आपस में कोई कनेक्शन था या फिर राज कुछ और ही था? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।